नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई क्लासेज में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा की ओर से। आज की क्लास कक्षा 12 जीव विज्ञान में हिंदी माध्यम वर्ग के लिए जो अध्याय 10वां हम पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण, उसी को हम आगे इसमें बढ़ाएंगे। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जिसमें हमने पढ़ा था कि प्रकाश की उपस्थिति में पादप कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से। ये अभिक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, इसको मुख्य रूप से दो अभिक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है। एक प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली प्रकाशिक अभिक्रिया जिसके लिए प्रकाश आवश्यक होता है, और दूसरी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वो कहलाती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब प्रकाशिक अभिक्रिया तक हमने पढ़ लिया था। प्रकाशिक अभिक्रिया में जो चीजें हमने पढ़ी थी उसको ध्यान में रखें। प्रकाशिक अभिक्रिया का एक तरह से सारांश यदि हम देखें तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं, यानी सूर्य का प्रकाश जब गिरता है तो उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है पर्णहरित, यानी वर्णक जो हैं वो इन्हें अवशोषित कर लेते हैं, और पर्णहरित इन्हें अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं जो विभिन्न पथों के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में बढ़ते हैं, और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए वर्णक जो है वो जल के अणुओं का अपघटन करते हैं। इसे हम जल का प्रकाशिक अपघटन कहेंगे। तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और उसके द्वारा बनते हैं 12 अणु NADPH2 के। 12 जल के अणुओं का अपघटन होगा तो 12 अणु NADPH2 के बनेंगे, प्लस साथ में बनते हैं 18 अणु ATP के, और प्लस साथ में उत्पन्न होती है ऑक्सीजन जो बाहर वातावरण में मुक्त हो जाती है। ये एक तरह से सारांश है प्रकाशिक अभिक्रिया का। अब इस प्रकाशिक अभिक्रिया में इतनी घटनाएं हुई थी, हालांकि अभी तक यदि हम देखें तो इस प्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज में नहीं आई है, और ना ही इसमें ग्लूकोज के अणु बने हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण हम पढ़ते हैं उसमें NADPH2 और 18 ATP जो है इनका कहीं उल्लेख नहीं होता है। इसका कारण ये होगा कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वह प्रकाश संश्लेषण नहीं है। प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं मिलकर प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में ये जो अणु बने हैं, इनमें से ये जो उत्पाद बने हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के, इनमें से ऑक्सीजन जो है वो तो बाहर वातावरण में मुक्त हो जाती है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया के जो प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में एक उत्पाद होता है। साथ में ये 12 NADPH2 और 18 ATP जो बने हैं वो आगे अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं, या अप्रकाशिक अभिक्रिया में वो काम में आते हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसके बारे में कुछ सामान्य बातें यदि हम देखें तो वो हमने प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया में अंतर वगैरह में पढ़ ली थी। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है या प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा यह प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। हरित लवक में भी अलग अलग भाग होते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेना या थाइलेकोइड में, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है कहाँ पर? स्ट्रोमा में। प्रकाशिक अभिक्रिया में जल के अणुओं का अपघटन होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया में नहीं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काम में आती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ग्लूकोज का एक अणु जो है वो बनाते हैं। अब ये किस प्रकार से ये अणु बनाएंगे वही इस अप्रकाशिक अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसके कुछ और भी अलग नाम जो है वो दिए जाते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया में होने वाली जो भी अभिक्रियाएं होती हैं इनके बारे में सबसे पहले बताया था फ्रेडरिक ब्लैकमैन ने। इसलिए प्रकाशिक बोल रहे थे, अप्रकाशिक अभिक्रिया है। अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले ब्लैकमैन ने बताया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। लेकिन ब्लैकमैन ने इसके बारे में कुछ सामान्य बातें बताई थी। पूरे चरणबद्ध तरीकों से क्या क्या बदलाव आते हैं, कौन कौन से उत्पाद इसमें बनते हैं, या कौन से चक्रीय प्रक्रम के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है, उसका विस्तृत वर्णन जो है वो किया था केल्विन और बेंसन ने। तो केल्विन और बेंसन ने इनके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक बताया था। हालांकि बाद में कुछ और भी अध्ययन हुए और उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में बदलती है। अब इस प्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो वातावरण में पाई जाती है
पादप उसको ग्रहण करते हैं और उसे स्थायी उत्पाद यानी ग्लूकोज में बदल देते हैं। इसलिए इस अप्रकाशिक अभिक्रिया को कार्बन का स्थिरीकरण या कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का स्थिरीकरण इसमें होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण बाद में ये पता चला, पहले तो केल्विन और बेंसन ने बता दिया कि किस प्रकार से ये स्थिरीकरण होता है, बाद में कुछ अन्य प्रकारों का भी इसमें पता चला। इस आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो है वो कुल 3 प्रकार का होता है। एक होता है C3 चक्र, दूसरा दूसरे जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है वो है C4 चक्र, और तीसरा जो तरीका है वो है CAM चक्र। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, खास तौर से C3 और C4। ज्यादातर यदि देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनके ऊपर, और बड़े 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इस टॉपिक में से निकाल कर पूछे जाते हैं, CO2 स्थिरीकरण में से। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया यदि हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण पढ़ रहे हैं जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, और इसमें वातावरणीय कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको स्थिर किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, इसलिए इसे कार्बन का स्थिरीकरण या कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण भी कहते हैं, जो 3 प्रकार से होता है। और इसमें NADPH2 और ATP जो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद थे वो काम में आते हैं। अब कार्बन का स्थिरीकरण जो है उसके 3 तरीके जो हैं उसमें हम पहला तरीका जो है वो पढ़ेंगे जो कहलाता है C3 चक्र। तो सबसे पहले हम C3 चक्र या केल्विन चक्र जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब C3 चक्र जो है प्रकाशिक C3 चक्र जो है इसमें ये प्रकाशिक अभिक्रिया वाली चीज जो है वो तो रहने दें, और बाकी अन्य बातें जो हैं वो देख लेते हैं हम। तो प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की सहायता से यह प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसमें कार्बन का स्थिरीकरण जो 3 तरीकों से होता है, उन 3 तरीकों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें पहला जो तरीका है वो कहलाता है C3 चक्र। C3 चक्र या इसका एक दूसरा नाम, परीक्षा में दूसरे नाम से भी ये पूछ लिया जाता है खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर। C3 चक्र को हमें केल्विन चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके खोजकर्ता जो थे वो कौन थे, केल्विन। हालांकि इसे केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। 2 अलग अलग वैज्ञानिक केल्विन और बेंसन, इन्होंने साथ में कुछ परीक्षण किए थे या प्रयोग किए थे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर, और उसके आधार पर उन्होंने C3 चक्र की खोज की थी। इस खोजकर्ताओं के नाम के आधार पर C3 चक्र को केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम केल्विन बेंसन चक्र या C3 चक्र जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चक्र के द्वारा या इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक पूरा चक्रीय प्रक्रम जो है उसकी खोज की थी। उन्होंने इस प्रयोग के लिए जो कार्बन काम में लिया था वो कार्बन का समस्थानिक था, जो कार्बन का C14 समस्थानिक होता है, जो एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। इसका प्रयोग उन्होंने किया था, और ये प्रयोग उन्होंने किया था शैवाल पर, और वो शैवाल थे क्लोरेला और सिनेडेस्मस। तो इसमें ये चीज भी ध्यान में रखोगे कि केल्विन और बेंसन ने कार्बन 14 समस्थानिक का प्रयोग करते हुए कोई काम में लेते हुए क्लोरेला और सिनेडेस्मस नामक शैवालों पर अपने प्रयोग किए, और उसके आधार पर कार्बन स्थिरीकरण के दौरान होने वाले जो विभिन्न प्रक्रम होते हैं उनकी खोज उन्होंने की थी। इसलिए इसे केल्विन बेंसन चक्र कहा जाता है। अब केल्विन बेंसन चक्र जो है उसका रेखा चित्र जो है वो हम कैसे बनाएं, तो उसके लिए उसमें ध्यान में रखें, रेखा चित्र में एक रेखीय प्रक्रम जो होता है उसको ध्यान में रखो। C3 चक्र की शुरुआत जो है वो होती है एक 5 कार्बन वाले यौगिक से, जिसको कहा जाता है RUMP। हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये सारे इनके पूरे नाम जो हैं वो आपको नोट्स वगैरह में एक साथ लिखाए हुए हैं, वहां मिल जाएंगे। RUMP बुक वगैरह में ये लिखा हुआ मिलता है। RUMP का मतलब है यहाँ पर राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट। तो राइबुलोज मोनोफॉस्फेट यानी RUMP। RU का अर्थ है राइबुलोज, M का मोनो, P का फॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन वाला यौगिक होता है, जिसमें 5वें कार्बन पे एक
फॉस्फेट समूह जो है वो भी जुड़ा हुआ रहता है। ये RUMP जो है वो सबसे पहले यूज में लेता है या काम में लेता है ATP को और बदल जाता है RUDP में। अब RUDP भी कह सकते हैं इसको, या इसको RUBP भी कह सकते हैं। RUDP का पूरा नाम जो है वो भी ध्यान में रख लें। RUDP यानी RU यानी राइबुलोज 1,6-D का मतलब है डाइफॉस्फेट। तो राइबुलोज मोनोफॉस्फेट जो है वो राइबुलोज डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले चरण में। ये राइबुलोज डाइफॉस्फेट जो है इसमें भी 5 ही कार्बन उपस्थित होते हैं। यहाँ पर RUDP में एक फॉस्फेट समूह है और जुड़ गया। ये फॉस्फेट समूह जो है वो कहाँ से आया? वो आया ATP से। एक ATP अणु टूटता है और उसके टूटने से एक ADP बनता है, और ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट जो थे उसमें से एक फॉस्फेट बाहर निकल गया, वो इसके साथ में जुड़ गया और इससे ये बन गया। तो एक फॉस्फेट समूह ATP से प्राप्त करता है और RUMP में ये बदले जाता है। ये अभिक्रिया जो है वो होती है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। काइनेज एंजाइम इसमें काम में आता है। इसके बाद में अगले चरण में RUDP जो है वो काम में लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री प्रकाश संश्लेषण में यहाँ होती है, इस चरण में होती है। बाह्य वातावरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इंटर करेगी या यहाँ प्रवेश करेगी, और इसके साथ में ही RUDP में 5 कार्बन है, एक कार्बन बाहर से आ गया, टोटल हो गए 6 कार्बन। 6 कार्बन जो हैं वो आपस में चक्रिक प्रक्रम करके पहला स्थायी उत्पाद बनाते हैं जिसको हम कहते हैं PGA। ये इसका एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। इसका मतलब है PGA का मतलब होगा यहाँ पर फॉस्फो, G का ग्लिसरिक, A का एसिड या अम्ल। तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो बनता है या 3PGA बनता है, जिसके तीसरे कार्बन पर क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल उपस्थित है, तो इसलिए इसको हम 3PGA कहते हैं। तो 3PGA का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इसमें कार्बन कितने हैं उनको ध्यान में रखें, 3 कार्बन हैं। यहाँ पर हम इसको पूरा डिटेल से एक बार फिर से देखेंगे, एक बार पहले इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद में अगले चरण में ये जो 3PGA है ये कन्वर्ट होता है अगले उत्पाद में, फिर से ATP को यूज करता है। तो ATP यहाँ पर काम में आते हैं और वो बदल जाते हैं किसमें? ADP में, और एक फॉस्फेट समूह निकलकर इस 3PGA से जुड़ जाता है। तीसरे कार्बन पर पहले से फॉस्फेट समूह उपस्थित है, पहले पर और आ जाता है और उसके कारण से बनता है 1,3-डाई-PGA, यानी 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो बनता है, जिसमें भी कार्बन की संख्या जो है वो अभी भी 3 है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखें, RUMP में 5 कार्बन थे, RUDP में भी 5 कार्बन है, एक कार्बन और आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से, इसलिए 3 कार्बन वाला यौगिक बना 3PGA। अब एक RUDP और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो PGA के कितने अणु बनाते हैं? 2 अणु बनाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पर इसके 2 अणु हैं, तो यहाँ पर ये ATP भी कितने हो गए? 2। तो 2 ATP यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, और 1,3-डाई-PGA के भी कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। अब इनमें ये 2 जो हमने एक गोले में लिखा है, इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये अणुओं की संख्या बताता है। इसमें 1 और 3 जो है वो तो दर्शाते हैं फॉस्फेट समूह की उपस्थिति या फॉस्फेट समूह की स्थिति की कहाँ पर ये फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में जुड़े हैं। तो ये तो इसी का अणुसूत्र का ही एक भाग है 1,3-डाई-PGA, जबकि 2 जो है वो उन अणुओं की संख्या को दर्शाता है। अब इसके बाद में अगला जो चरण आएगा या अगला जो स्टेप होगा उसमें ये 1,3-डाई-PGA जो है इसका अपचयन हो जाता है। अपचयन के लिए अपचयनकारी शक्ति यानी NADPH2 जो है वो काम में आती है। तो NADPH2 यहाँ पर काम में आएंगे। एक अणु का अपचयन, एक 1,3-डाई-PGA अणु का अपचयन एक NADP करता है, तो 2 का कितने करेंगे? 2, और ये बदल जाते हैं किसमें? NADP में, और अपने 2 प्रोटॉन या 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो इसको दे देते हैं, और इससे ये कन्वर्ट हो जाता है 3PGAL में, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में ही एक फॉस्फेट समूह है H3PO4 के रूप में बाहर मुक्त हो जाता है या बाहर निकल जाता है।
इस तरह से 3PgL बन गया। अब एक अणु से एक बना है तो 2 से कितने बनेंगे, 2 3PgL के अणु बनेंगे। अब ये PgAl के अणु जो हैं वो आगे अगला जो प्रक्रम है उसको पूरा करते हैं। इसमें कुछ PgAl के अणु जो हैं ये तो आगे बनाते हैं ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जो है वो आगे बना देता है सुक्रोज, शर्करा में ये परिवर्तित हो जाते हैं लास्ट में जाकर। लेकिन मानकर चले कि ये ग्लूकोज बनाते हैं तो ये ग्लूकोज यानी शर्करा बना देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर साथ में प्रयुक्त होता है ये चरण जिसमें 3PgL के कुछ अणु जो हैं वो RUMP के अणु जो हैं वो वापिस से बना देते हैं। तो ये इसका सामान्य जो चक्र है उसके बारे में हमने पढ़ा है। एंजाइम जो इसमें प्रयुक्त होते हैं उसको और ध्यान में रख लें। ये अलग अलग चरणों में C3 चक्र पूरा होता है, यानी जो चीज सबसे पहले हमें काम में आई थी वही चीज वापस इसमें फिर से प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है चक्र। C3 चक्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जिसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला पहला स्थायी यौगिक इसमें उत्पन्न होता है, इसलिए इसको C3 चक्र कहा जाता है। साथ में PgL भी बने हैं, इनका पूरा नाम भी ध्यान में रख लें। PgL का पूरा नाम होता है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। Al का मतलब है यहाँ पर एल्डिहाइड, तो फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड ये यहाँ पर बन जाता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है C3 चक्र है, इसको हम अलग अलग चरणों में विभाजित करेंगे। कुल मिलाकर इसमें 6 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण ये है, ये दूसरा चरण, ये जो है वो हो गया तीसरा चरण, ये नंबर 4, ये नंबर 5, 5वां चरण होगा, और ये है नंबर 6। तो कुल मिलाकर 6 चरण इसमें होते हैं। पहला चरण जो है वो कहलाता है फॉस्फोरिलीकरण। मुख्य रूप से इसको ध्यान में रखें, हेडिंग के रूप में ये काम में आता है। तो फॉस्फोरिलीकरण, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है, इस चरण को कहा जाता है कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलेशन। ये दूसरा चक्र हो गया। तीसरा चक्र जो है इसमें फिर से फॉस्फेट समूह का योग होता है, इसलिए इसको कहा जाता है फिर से फॉस्फोरिलीकरण, या इनको कई बार अलग नाम देने के लिए इसे प्रथम फॉस्फोरिलीकरण कह देते हैं, इसे द्वितीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इसके बाद में चौथा ये जो चरण है जिसमें अपचयनकारी शक्ति यानी NADPH2 का यूज होता है, इसलिए इसको कह दिया जाता है अपचयन। ये है वो चरण जिसमें शर्करा बनती है, इसलिए इसको कहेंगे हमें शर्करा का निर्माण या शर्करा का उत्पादन। और अंतिम जो चक्र है इसमें RUMP जो पहले प्राप्त काम में आए थे वो फिर से प्राप्त होते हैं, इसलिए इस चरण को कहा जाता है RUMP की पुनः उत्पत्ति या पुनः प्राप्ति। तो पूरे चक्र को हम 6 चरणों में विभाजित करके फिर इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर इन चरणबद्ध तरीके से हम देखें तो पहला चरण फॉस्फोरिलीकरण, इसमें क्या हुआ, RUMP के अणु RUDP में बदल गए, ATP का यूज इसमें हुआ। RUDP फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और कार्बोक्सिलीकरण का जो चरण है उसमें वो 2 3PGA के अणु बनाता है। 3PGA फॉस्फोरिलीकरण चक्रीकरण का जो चरण है उसके द्वारा वो 1,3-डाई-PGA में बदलता है। 1,3-डाई-PGA यहाँ पर NADPH2 को काम में लेता है, और अपचयन का जो चरण है उसके द्वारा 3PGL के अणु बनाता है, और 3PGL फिर शर्करा का निर्माण करता है और कुछ बचे हुए 3PGL RUMP की पुनः उत्पत्ति कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो चरण है इनमें काम में आने वाले एंजाइम हैं उनको भी ध्यान में रख लें। ATP जहाँ पर बनते हैं या टूटते हैं वहाँ पर काइनेज एंजाइम प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर भी काइनेज एंजाइम है, और ये फॉस्फोरिलीकरण का जो दूसरा चरण है इसमें भी कौन सा एंजाइम होगा, काइनेज एंजाइम। वैसे तीसरा, लेकिन फॉस्फोरिलीकरण दूसरा है। कार्बोक्सिलीकरण जहाँ पर होता है वहाँ पर एंजाइम जो काम में आता है वो है कार्बोक्सिलेज। इसके अलावा एक और चरण अपचयन, जहां NADPH2 बनते हैं टूटते हैं वहां पर जो एंजाइम काम में आता है वो हमेशा ही याद रखें, वो एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो यहाँ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रयुक्त होगा।
और ये जो हैं वो जटिल पथ हैं जिनके द्वारा इनकी उत्पत्ति होती है, इनको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। इस तरह से ये एंजाइम इसमें प्रयुक्त हो गए। अब यहाँ पर हम अणुओं की संख्या जो है उसके ऊपर जाते हैं। कार्बन प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रयुक्त होते हैं और क्या बनाते हैं, एक ग्लूकोज अणु। तो कार्बन डाइऑक्साइड से 6 कार्बन जो हैं वो ग्लूकोज में एक अणु के निर्माण में काम में आते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि केवल एक ही कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हुई है। एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज का एक अणु नहीं बना सकती, उसके लिए 6 अणुओं की जरूरत पड़ती है। अब इस आधार पर हम देखें तो यदि हम ये मानकर चलें कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्रयुक्त कर रहे हैं, तब इन अणुओं की संख्या में क्या बदलाव आएगा उसको ध्यान में रखें। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण, एक को ग्रहण करता है एक RUDP, तो 6 को कितने अणु ग्रहण करेंगे, 6 RUDP बनते हैं, एक RUDP बनता है एक RUMP से, तो 6 बनेंगे कितने से, 6। तो ये मानकर चलें कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं का स्थिरीकरण करने के लिए हमें चक्र की शुरुआत में 6 RUMP अणुओं की आवश्यकता होती है, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट अणुओं की आवश्यकता होती है। 6 राइबुलोज मोनोफॉस्फेट अणु 6 ATP को काम में लेकर 6 ADP में बदल जाते हैं और बनाते हैं 6 RUDP। अब ये 6 RUDP जो हैं वो आगे जाकर बनाते हैं PGA। एक से बनते हैं फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु, तो 6 से कितने बन जाएंगे, संख्या को दोगुना कर दें, 12 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के अणु बनते हैं। इनका फॉस्फोरिलीकरण ATP के द्वारा किया जाता है। तो 12 अणुओं का फॉस्फोरिलीकरण करने के लिए 12 ही ATP काम में आएंगे। 12 ATP यहाँ पर काम में आ जाते हैं और फिर ये बनाते हैं क्या, 12 अणु 1,3-DiPGA, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के। इनका अपचयन करता है NADPH2। एक का अपचयन करता है एक NADP, 2 का 2, तो 12 का 12 NADPH2 जो है वो अपचयन करेंगे। और इसके साथ में ही 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है उसके कितने अणु प्राप्त होते हैं हमें, 12। इन 12 में से 2 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के अणु जो हैं वो तो बनाते हैं शर्करा। एक 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है उसमें कितने कार्बन हैं, 3, तो 2 में कितने हो गए, 6। और यही 6 कार्बन जो है वो ग्लूकोज का एक अणु जिसमें 6 कार्बन होते हैं उनको बनाने के काम में आता है। बाकी बचे हुए 10 PGAL जो हैं या 10 3-PGAL के जो अणु हैं वो क्या काम करेंगे, RUMP की पुनः उत्पत्ति करेंगे। 10 3-PGAL में कुल कितने कार्बन होंगे, 10 × 3 10 × 30, और RUMP में भी 6 में कितने अणु थे, 6 × 5 30। तो ये 30 कार्बन के जो अणु हैं, कार्बन के जो परमाणु हैं, वो कार्बन के परमाणु इस तरह से अरेंज होंगे कि RUMP या राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के 6 अणु फिर से बना देते हैं। ये छठा चरण जो है वो होगा। इस तरह से ये जो पूरा चक्र है, इस चक्र को कहा जाता है C3 चक्र। अब इसको डिटेल में, इसका विस्तृत वर्णन जो है वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए इनके नाम जो हैं, ये पूरे नाम हैं, इनको जरूर से ध्यान में रख लें। हम आगे जब इनका अध्ययन अब करेंगे या अब जब हम इनका वर्णन करेंगे तो इसको हम शॉर्ट में ही बोलेंगे, तो इनको शॉर्ट नाम से कंफ्यूज नहीं हो, उनके आधार पर ही ध्यान में रखें। अब कार्बन C3 चक्र का वर्णन जो है वो कुल मिलाकर 6 अलग अलग चरणों में किया जाता है। किस प्रकार से वर्णन हम करते हैं उस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पहला चरण, पहली हेडिंग दे दें। पहली हेडिंग जो है वो क्या है, फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण के बारे में लिख दें, या कह सकते हैं राइबुलोज मोनोफॉस्फेट या राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण। इसमें क्या होगा, RUMP के 6 जो अणु हैं वो 6 ATP अणुओं को काम में लेते हैं काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और क्या बनाते हैं, 6 राइबुलोज डाइफॉस्फेट या 1,6 राइबुलोज डाइफॉस्फेट के अणु ये बनाते हैं। ये राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट या 5 राइबुलोज मोनोफॉस्फेट था, इसके 6 अणु इसमें बदल गए। ठीक है, ध्यान में आ गया। 6 अणु RUMP के काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 ATP को काम में लेते हुए इसमें बदलते हैं। ये जो समीकरण है
ये समीकरण यहाँ पर सीधे तौर पर हमने यूं लिखा है। इन समीकरणों को इन चक्रों में बांटते हुए, इन चरणों में बांटते हुए हम इसका वर्णन करते हैं। तो पहला जो चरण है वो फॉस्फोरिलीकरण हो गया। फॉस्फोरिलीकरण का वर्णन कैसे करें, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम के अनुसार देख लें। बताना है इसमें कि 6 अणु राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट के जो 5 कार्बन युक्त या 5 कार्बन परमाणु युक्त होते हैं, वो 6 एटीपी अणुओं को काम में लेते हैं और बदल जाते हैं राइबोलोज डाइफॉस्फेट में, RUDP में वो बदले जाते हैं। यह प्रक्रिया या यह अभिक्रिया काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। इसके बाद में दूसरा जो चरण है उसका वर्णन करें, वो है कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण का जो चरण है उसमें देखें क्या होगा। इस चरण में राइबोलोज डाइफॉस्फेट के 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं से अभिक्रिया करते हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में और बनाते हैं 12 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के। इसको एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे 6 राइबोलोज डाइफॉस्फेट बदल जाते हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, साथ में अभिक्रिया करते हैं किससे, 6 कार्बन डाइऑक्साइड से, और एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में वो क्या बनाते हैं, 12 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के। ये वर्णन कर दिया। इसके बाद में अगला चरण जो है वो फिर से लिखें 3-PGA या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का फॉस्फोरिलीकरण। ये भी फॉस्फोरिलीकरण है, ये भी फॉस्फोरिलीकरण है। ये था RUMP का फॉस्फोरिलीकरण, ये है PGA का फॉस्फोरिलीकरण। लिखेंगे कैसे इसको, 12 अणु 3-PGA के 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 ATP अणुओं का उपयोग करते हैं और 12 ATP अणुओं को काम में लेते हुए वे 12 अणु 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के उत्पन्न करते हैं। यह अभिक्रिया भी काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। दूसरे चरण में बनने वाला 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है वो पहला स्थायी उत्पाद होता है, उस बात को और ध्यान में रख लें। तो इस तरह से इसको हम समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो समीकरण के रूप में पहले ये हो गए उत्पाद, तो इनके अनुसार 3-PGA, इसके अणु कितने हैं, 12। ये अणु की संख्या को ध्यान में रखें। 12 अणु जो है वो ATP को काम में लेते हैं, तो इसमें 12 ATP प्रयुक्त होते हैं और ये 12 ATP जो हैं वो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना देते हैं, 1,3-डाई-PGA। शॉर्ट में भी, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब चौथा चरण जो है वो आता है। चौथा चरण है अपचयन। 1,3-डाई-PGA का अपचयन होगा, इसके 12 अणुओं का अपचयन होगा। इसमें 12 अणु 1,3-डाई-PGA के ये 12 NADPH2 की उपस्थिति में बदल जाते हैं किसमें, 12 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के ये उत्पन्न कर देते हैं। यह अभिक्रिया जो है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस प्रकार से 12 PGL के अणु बन गए। इसके बाद में पांचवा जो चरण है इसको देखें। पांचवा चरण जो है वो कहलाता है शर्करा का निर्माण या शर्करा का उत्पादन या ग्लूकोज का उत्पादन। 12 में से 2 अणु किसके, 3-PGAL के, ये विभिन्न चरणों के द्वारा गुजरते हुए या चरणबद्ध तरीकों से गुजरते हुए अंत में जाकर क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का एक अणु। पांचवें चरण का सारांश जो है वो ये कहलाएगा। तो सीधे शॉर्ट में इतना ही लिख दें, इसको ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में आपको लिखवाया हुआ है, हालांकि वो बता देते हैं। एक बार केवल बताने के लिए वो बात जो है वो ध्यान में रख लें, बाकी याद नहीं करना है। तो शर्करा के निर्माण में इतना ध्यान में रखें कि 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 12 अणुओं में से 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के विभिन्न चरणबद्ध
प्रक्रमों से गुजरते हुए अंत में ग्लूकोज के एक अणु का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से ग्लूकोज का एक अणु जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में अगला जो चरण है छठा, उसमें देखें वो है RUMP की पुनः उत्पत्ति। इस प्रक्रिया में क्या होगा, इस प्रक्रिया में जो बचे हुए 10 अणु हैं किसके, 3PGAL के, 2 अणु 12 अणुओं में से 2 अणु जो हैं वो PGL के 2 अणु ग्लूकोज के उत्पादन में काम में आ गए। शेष बचे हुए 10 अणु जो हैं PGL के वो विभिन्न चरणबद्ध प्रक्रमों से गुजरते हुए अंत में कुल मिलाकर 6 अणु RUMP के बना देते हैं, जिसमें 5-5 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो 3 कार्बन वाले 3PGL के 10 अणु अलग अलग चरणबद्ध तरीकों से गुजरते हुए लास्ट में क्या बनाते हैं, RUMP के 6 अणु वापस से उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रम जो है वो पूरा होता है। और इस तरह से इस चक्रीय प्रक्रम से गुजरते हुए कुल मिलाकर जो 30 कार्बन के परमाणु RUMP के रूप में जो थे वो तो वापस उसी रूप में प्राप्त हो गए, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो 6 कार्बन परमाणुओं ने प्रवेश किया था इस चक्र में, वो किस में बदल गए, इसमें। यानी ये एक तरह से एक मशीन की तरह से काम कर रही है, जिसमें एक तरफ से ये तो लगातार यूं चलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें बाहर से एंटर हुई है वो ग्लूकोज के रूप में बाहर निकल जाती है। ये यहाँ पर अंतर प्रवेश किया, ये बाहर निकल गए। अब इसमें देखें यहाँ पर ATP और NADPH2 के बारे में। पहले चरण में 6 ATP और तीसरे चरण में कितने, 12 ATP अणु काम में आ गए। यानी कुल मिलाकर कितने ATP अणु खर्च हुए, 18। वो 18 ATP अणु वही हैं जो प्रकाशिक अभिक्रिया में प्राप्त हुए थे फॉस्फोरिलीकरण में। और 12 चौथे चरण में 12 NADPH2 भी काम में आते हैं, वो भी प्रकाशिक अभिक्रिया में बने थे। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में जो चीजें यहाँ पर बनी थी वो चीजें अप्रकाशिक अभिक्रिया में वापस क्या हो गई, खर्च हो गई। और इस तरह से C3 चक्र जो है वो पूरा हो गया। C3 चक्र का सार यदि हम देखें तो ये चीजें तो वापस इसी रूप में प्राप्त हो गई। मुख्य रूप से प्रवेश किसका हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ में प्रवेश हो रहा है 6 और 12 18 ATP का, 12 NADPH2 का जो यहाँ पर प्रवेश करते हैं और उत्पन्न होते हैं C6H12O6। ये चीजें वापस यहाँ खर्च हो गई। ये वही है जो प्रकाशिक अभिक्रिया में प्राप्त हुई थी। इन दोनों चीजों को जोड़ें एक साथ तो समीकरण क्या बनता है, 6CO2 प्लस उत्पाद एक तरफ लिख दें, 12H2O बनाते हैं C6H12O6, एक उत्पाद ये था। O2 के कितने अणु, 6, वो यहाँ पर आ गए, और साथ में 6 H2O के अणु जो हैं वो बीच में इन चरणों में और बनते हैं। उनको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जो है वो पूरा होता है। तो इन चरणबद्ध तरीकों के रूप में या इन चरणबद्ध तरीकों से होते हुए इसको आप जो है वो पूरा बताओगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो इनके बारे में और देख लेते हैं। ये जो 5वां और 6ठा चरण है जिसमें PGAL के अणु 5वें चरण में तो क्या बनाते हैं, 5वें चरण में तो वो उत्पन्न करते हैं ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का निर्माण जो है वो भी अलग अलग क्रमबद्ध तरीकों से होगा। इसमें अलग अलग चरण जो हैं वो प्रयुक्त होते हैं। ये कैसे काम में आते हैं, 6 अणु इसमें ध्यान में रखें। 2 अणु 5वें चरण में हम पढ़ रहे हैं शर्करा का निर्माण, 2 PGL के अणु हैं, 3 PGL के हैं, हम सीधा PGL पढ़ रहे हैं। तो 2 अणु PGL के जो हैं उनमें से एक PGAL जो है वो तो सीधे ही काम में आता है, और एक PGAL जो है वो कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है किसमें, DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल जाता है। इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। ये दोनों अणु आपस में मिलते हैं, यानी एक अणु किसका, 3 PGL का, एक अणु DHAP का, दोनों आपस में मिलकर एक 6 कार्बन वाला अणु बनाते हैं जो होता है 1,6-डाइफ्रक्टोज। तो 1,6-डाइफ्रक्टोज या 1,6-डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनता है। तो यहाँ पर बनता है फ्रक्टोज 1
6 डाई फॉस्फेट। अब इसमें कितने अणु हैं? कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6। अब इसके बाद में यह फिर से परिवर्तित होता है, इसमें से एक H3PO4 बाहर निकल जाता है, यानी फॉस्फेट का अणु जो है वो एक बाहर निकल गया, एक फॉस्फेट समूह है बाहर निकल गया, तो बच गया क्या? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी मोनोफॉस्फेट बच गया। डाई था, डाई में से एक फॉस्फेट तो निकल ही गया, एक बच गया। और ये लास्ट में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जिसमें 6 कार्बन है वो समावयवीकरण के द्वारा बदल जाता है किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसमें से फिर फॉस्फेट समूह है बाहर निकलता है और लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज। तो ये वो चरणबद्ध तरीके हैं, लेकिन सारांश में इतना ही ध्यान में रखें कि ये 2 PgAl के अणु, 2 PgAl के अणु जो है वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से ये चरण जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद में अगला जो चरण है छठा, वो थोड़ा सा और भी ज्यादा जटिल चरण है, उसमें हमें ध्यान में रखेंगे, लेकिन उसको आप रहने दें, एग्जाम के लिहाज से वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको रहने दें। छठे चरण में केवल इतना ध्यान रखें, RUMP की पुनः उत्पत्ति में क्या बताना है? 10 अणु जो बचे हुए रह जाते हैं 3 PgAl के, वो विभिन्न चरणबद्ध प्रक्रमों से गुजरते हुए अंत में 6 अणु RUMP के फिर से उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार C3 चक्र के प्रारंभ में जो 6 अणु राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के काम में आए थे वो पुनः वापस प्राप्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से C3 चक्र जो है वो संपन्न होता है। तो C3 चक्र के में इतना ही जो है वो हमने पढ़ा, और इसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण का जो सार है वो हमने देखा। C3 चक्र के बाद में कार्बन स्थिरीकरण के कुछ और अन्य जो वैकल्पिक पथ या चरण होते हैं उनको हमें कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें C4 चक्र और C3 और C4 चक्र में तुलना जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।